नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। रोजाना सुबह सुबह 7 बजे राजस्थान करंट जीके के 10 क्वेश्चन मात्र 20 मिनट में आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलते हैं। तो रोजाना 20 मिनट का समय जरूर निकाला करें और क्लास जरूर देखा करें, ताकि आपका करंट अफेयर जो है वो अपडेट होता रहे, आप करंट से जुड़े रहें। शुरू करते हैं क्लास, और क्लास का पहला क्वेश्चन। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भारत के सबसे युवा पुरुष रोबोटिक सर्जन के रूप में किस राजस्थानी डॉक्टर का नाम दर्ज किया गया? किसमें? एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भारत के सबसे युवा पुरुष रोबोटिक सर्जन के रूप में एक राजस्थानी डॉक्टर का नाम दर्ज किया गया है। और उस राजस्थानी डॉक्टर का नाम अगर पूछे क्या है तो डॉक्टर सौरभ त्रिवेदी। डॉक्टर सौरभ त्रिवेदी, राजस्थान के निवासी डॉक्टर सौरभ त्रिवेदी ने 30 वर्ष की आयु में भारत के सबसे कम उम्र के पुरुष रोबोटिक सर्जन होने का रिकॉर्ड बनाया है। तो भारत के अंतर्गत राज्य राजस्थान, राजस्थान के डॉक्टर सौरभ त्रिवेदी, जिनकी आयु 30 वर्ष की आयु में उन्होंने भारत के सबसे कम उम्र के पुरुष रोबोटिक सर्जन होने का रिकॉर्ड जो है वो बना लिया है। ठीक है, नेक्स्ट। बीकानेर के किस युवा इनोवेटर द्वारा विकसित एआई आधारित पाइपलाइन सुरक्षा प्रणाली AIPIS एडेप्टिव इंटेलिजेंट पाइपलाइन इंटीग्रिटी सिस्टम को भारत सरकार द्वारा पेटेंट मंजूर किया गया है? किसके द्वारा? एक व्यक्ति जिसका नाम आता है महीप पुरोहित। क्या है? महीप पुरोहित। कहां से है? बीकानेर से। और बीकानेर के महीप पुरोहित एक युवा इनोवेटर है जिनके द्वारा विकसित AI आधारित पाइपलाइन सुरक्षा प्रणाली AIPIS को भारत सरकार द्वारा पेटेंट मंजूर किया गया। बीकानेर के युवा इनोवेटर महीप पुरोहित और महीप पुरोहित द्वारा विकसित AI आधारित पाइपलाइन सुरक्षा प्रणाली, जिसका नाम आता है AIPIS एडेप्टिव इंटेलिजेंट पाइपलाइन इंटीग्रिटी सिस्टम। और इसी के तहत अगर हम देखें तो भारत सरकार ने पेटेंट एप्लीकेशन नंबर के तहत इसको मंजूरी दे दी है। महीप पुरोहित ने इस तकनीक पर काम महज 17 वर्ष की उम्र से शुरू किया था। AIPIS पानी, तेल, गैस और अन्य औद्योगिक पाइपलाइनों की 24/7 निगरानी करती है तथा AI और LOIT तकनीक के माध्यम से संभावित लीकेज और पाइपलाइन फटने जैसी दुर्घटनाओं का पहले से अनुमान लगाने में सक्षम है। अगर संभावित लीकेज है और पाइपलाइन फटने जैसी अगर कोई घटना होने वाली है तो उससे पहले अनुमान लगाने में सक्षम है। जो किसने पेटेंट किया है? महीप पुरोहित ने। कहां से है? बीकानेर से। यह प्रणाली गंभीर खतरे की स्थिति में स्वचालित आपातकालीन प्रतिक्रिया दे सकती है तथा पारंपरिक प्रणालियों की तुलना में गलत अलार्म की दर को 40% से अधिक दर कम करती है। नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका राजस्थान की जियोग्राफी कृषि से। कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर सीकर द्वारा विकसित सरसों की नई उन्नत किस्म कौन सी है? अब पूछा जाएगा कि यह किस्म किसकी है, तो CS68 CS68 किसकी किस्म है? तो सरसों की एक किस्म है। किसके द्वारा विकसित की गई? कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर सीकर के द्वारा विकसित की गई है। तो सरसों की एक उन्नत किस्म का नाम आता है CS68। विकास किया कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर सीकर के डॉक्टर चंपालाल खटीक और डॉक्टर MA खान ने ICAR केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर जोगेंद्र सिंह के सहयोग से सरसों की नई उन्नत किस्म CS68 विकसित की गई है। यह किस्म लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी तथा खारे
क्षारीय सिंचाई जल वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा इसकी चर्चा करें तो यह 128 से 134 दिनों में तैयार होने वाली किस्म है। ऊंचाई लगभग 190 सेंटीमीटर और उपज लगभग 20 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। राष्ट्रीय अनुशंसा ICAR द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर अनुशंसित है और CS68 उन क्षेत्रों के किसानों के लिए उपयोगी विकल्प है जहां मृदा लवणता और क्षारीयता के कारण सामान्य सरसों की किस्म का उत्पादन प्रभावित होता है, नहीं होती या कम होती है। नेक्स्ट, जुलाई 2026 में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी राजीविका ने महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? MOU किया है। कब? जुलाई 2026 में। किसके द्वारा? राजीविका ने महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए, और यह किया गया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ। किसके द्वारा? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ। तो राजस्थान में महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी राजीविका के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसका उद्देश्य है स्वयं सहायता समूहों और महिला उद्यमियों को सुलभ बैंकिंग सेवाएं, ऋण सुविधाएं और वित्तीय साक्षरता उपलब्ध कराना। इसका उद्देश्य रखा गया है और प्रमुख लक्ष्य है महिला सशक्तिकरण एवं ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देना। तो ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह स्थापित की जा रही। फिर आता है 30 जून 2026 तक राजस्थान की कुल स्थापित विद्युत क्षमता कितनी थी? कब तक? 30 जून 2026 तक। यानी राजस्थान के अंतर्गत ऊर्जा टॉपिक और ऊर्जा टॉपिक से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में स्थापित कुल विद्युत क्षमता कितनी है? तो 66,817.50 मेगावाट। क्या रहेगा? 66,817.50 मेगावाट क्षमता जो है वो होती है। तो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय की 15 जुलाई 2026 की एक रिपोर्ट जारी की गई और उस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान की कुल स्थापित क्षमता 66,817.50 मेगावाट है। राज्य ने अपनी कुल क्षमता में 77% हिस्सेदारी के साथ गैर जीवाश्म नवीकरणीय ऊर्जा में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी राजीविका के तहत ग्रामीण महिलाओं और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल एवं उद्यमिता प्रशिक्षण की अवधि कितनी होती है? तो राजीविका के तहत ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल एवं उद्यमिता प्रशिक्षण और उसकी अवधि अगर देखें तो ये अवधि होती है 5 दिन से लेकर 3 माह तक, यानी कि 5 दिन से 90 दिन। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी राजीविका और राजीविका के तहत ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए 5 दिन से लेकर 3 महीने यानी लगभग 90 दिन तक का कौशल एवं उद्यमिता प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण का उद्देश्य है महिलाओं को लखपति दीदी योजना के तहत उन्हें लखपति दीदी बनाना, सूक्ष्म उद्यम यानी कि सूक्ष्म उद्योग को बढ़ावा देना तथा डिजिटल मार्केटिंग और बैंकिंग का ज्ञान प्रदान करना। और वर्तमान में आपको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग तो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुकी है। प्रशिक्षण अवधि 5 दिन बैंक सखी एवं सामुदायिक नेतृत्व के तहत, 10 से 15 दिन मास्टर ट्रेनर बही खाता एवं तकनीकी प्रशिक्षण और 30 दिन से 3 माह के बीच की अगर हम बात करें तो आवासीय सोलर दीदी, हस्तशिल्प एवं बड़े व्यवसायिक कौशल का प्रशिक्षण जो है वो दिया जाता है। वित्तीय सहायता के रूप में प्रशिक्षण के बाद महिला निधि एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। यानी कि ये तो निःशुल्क है, उसके बाद में ऋण सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाती है। जुड़ने की प्रक्रिया होती है ग्राम संगठन, क्लस्टर लेवल फेडरेशन अथवा ब्लॉक स्तर के राजीविका कार्यालय से आप संपर्क कर सकते हैं और इसमें
आप प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, 37वें अंतरराष्ट्रीय बायोलॉजी ओलंपियाड में सिल्वर मेडल जीतने वाले पाली के 12वीं कक्षा के छात्र कौन हैं? पाली जिले में 12वीं कक्षा का एक छात्र जिसने सिल्वर मेडल जीता है 37वें अंतरराष्ट्रीय बायोलॉजी ओलंपियाड के अंतर्गत, और जिसका नाम आता है निशित कालानी। निशित कालानी जो किस जिले से है? पाली से। पाली के सुभाष नगर निवासी छात्र है निशित कालानी, जिसने लिथुआनिया की राजधानी विलिनियस में आयोजित 37वें अंतरराष्ट्रीय बायोलॉजी ओलंपियाड में रजत पदक जीतकर अपने राजस्थान और भारत का नाम रोशन किया है। और यह आयोजन हुआ था 12 से 19 जुलाई 2026 के बीच में, जिसमें 78 देशों के 307 विद्यार्थियों ने भाग लिया था। और उसमें भारतीय टीम की अगर हम बात करें तो भारतीय टीम ने जीता 1 स्वर्ण और 3 रजत पदक। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, पहले क्वेश्चन केवल और केवल राजस्थान से संबंधित तो राजस्थान का ही आता था। अब उसको राजस्थान और इंडिया का जोड़कर फिर क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में दिया जाता है। कथन 1 सत्य है, कथन 2 सत्य है, ए व बी दोनों सत्य है, ए व बी दोनों गलत है। तो भारत की ओर से स्वर्ण पदक जीता भाव्य गुणवाल ने, और रजत पदक जीता सौमिल, अनमोल और निशित कालानी। तो यहां से तीनों नाम भी आ सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से, हालांकि ये दोनों राजस्थान से नहीं है। प्रतियोगिता में कुल पदक जीते गए 37 स्वर्ण, 61 रजत और 91 कांस्य, और 6 घंटे का प्रैक्टिकल लैब सेशन होता है और 6 घंटे की रिसर्च आधारित थ्योरी परीक्षा आयोजित की जाती है। और ये होता है आयोजन ओलंपियाड के अंतर्गत, यानी कितने? 12 घंटे। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा पहली बार जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक में राजस्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहली, राजस्थान को लीडर स्टेट श्रेणी में शामिल किया गया है। उद्योगों के लिए नियमों एवं मंजूरी प्रक्रिया को आसान बनाने में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। निवेश प्रोत्साहन नीतियों के मामले में राजस्थान तीसरे स्थान पर है, और संसाधनों की उपलब्धता के मामले में राजस्थान चौथे स्थान पर है। अब देखो, एक ही क्वेश्चन में 4-4 बातें हैं, और ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे। अब भले ही इसको एक क्वेश्चन बना के उसकी व्याख्या में ये चारों बातें आ जाए, भले ही आप एक क्वेश्चन में ही उन चारों को एक साथ शामिल कर दो, बात तो एक ही है। तो राजस्थान के अंतर्गत नीति आयोग द्वारा पहली जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक, जिसमें राजस्थान को लीडर स्टेट श्रेणी में शामिल किया गया है। उद्योगों नियमों एवं मंजूरी प्रक्रिया को आसान बनाने राजस्थान दूसरे स्थान पर है, सही है। निवेश प्रोत्साहन नीतियों के मामले में राजस्थान तीसरे स्थान पर है, यह भी सही है। और संसाधनों की उपलब्धता के मामले में राजस्थान चौथे स्थान पर है, तो ये चौथे स्थान पर नहीं बल्कि 5वें स्थान पर है। नीति आयोग के प्रथम निवेश अनुकूलता सूचकांक में राजस्थान को लीडर स्टेट की श्रेणी में शामिल किया गया है। दूसरा, उद्योगों के लिए नियमों एवं मंजूरी प्रक्रिया को सरल बनाने में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। निवेश प्रोत्साहन नीतियों में राजस्थान को तीसरा स्थान मिला है, और संसाधनों की उपलब्धता के मामले में राजस्थान चौथे नहीं 5वें स्थान पर रहा है। राज निवेश पोर्टल पर वर्तमान में 18 विभागों की 190 सेवाएं जो है वो उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2025-26 राज निवेश पोर्टल पर 34,704 आवेदन प्राप्त हुए थे। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 30 जून तक 30,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 17,000 से अधिक आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका है। नए औद्योगिक बिजली कनेक्शन की स्वीकृति अवधि 20 दिन से घटाकर 10 दिन हो गई है। यानी कि पहले औद्योगिक बिजली कनेक्शन की स्वीकृति कितनी? 20 दिन, अब कितनी कर दी है? 10 दिन। पर्यटन परियोजनाओं की मंजूरी का समय 22 दिन से घटकर 16 दिन रह गया है। तो पर्यटन परियोजनाओं की मंजूरी 22 दिन से घटकर 16 दिन। पिछले 2.5 वर्षों में राज्य सरकार ने निवेश एवं औद्योगिक विकास के लिए 30 से अधिक नीतियां लागू की है। इन नीतियों में एमएसएमई, निर्यात, टेक्सटाइल एवं अपैरल, लॉजिस्टिक, स्वच्छ ऊर्जा, डेटा सेंटर, जीसीसी, सेमीकंडक्टर एवं एरोस्पेस एवं डिफेंस क्षेत्र शामिल हैं। राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश पर समझौते हुए थे। नेक्स्ट,
राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र में लागू की गई अभिनव योजना 2026 का नाम क्या है? अब राजस्थान की जियोग्राफी में टॉपिक आता है पर्यटन, और पर्यटन की दृष्टि से एक राजस्थान के अंतर्गत है योजना, और जिसका नाम आता है राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट योजना। राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट योजना 2026, और राजस्थान सरकार ने राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट योजना 2026 से लागू की है, जिसका उद्देश्य है राजस्थान में पर्यटन, स्वरोजगार, ग्रामीण आय और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना। योजना के तहत राज्य के निवासी अपने घर, संपत्ति के कमरों को पर्यटकों के ठहरने के लिए उपलब्ध करा सकेंगे। अपने घर और संपत्ति के कमरों को पर्यटकों के ठहरने के लिए उपलब्ध करा सकेंगे, और होम स्टे के लिए अधिकतम अनुमत कमरों की संख्या 5 से बढ़ाकर 8 कर दी गई है। अब पहले संख्या थी कितनी थी? 5, अब कितनी कर दी? 8 कमरे जो है वो बना सकते हैं। प्रत्येक होमस्टे में अधिकतम 24 बेड की क्षमता निर्धारित की गई है, यानी 24 ही बेड लगा सकते हैं। होमस्टे का संचालन अब संपत्ति स्वामी, लीजदार या निर्धारित मानकों के अनुसार नियुक्त केयर टेकर द्वारा किया जा सकेगा, यानी कि जिसके नाम पे वो, नहीं तो उसने अगर किसी को केयर टेकर बना रखा है जो सार संभाल करता है उसको, ठीक है, उसके लिए। और संपत्ति स्वामी या परिवार के सदस्य का उसी परिवार में रहना अब अनिवार्य नहीं है। पहले तो यह था कि जो जिसके नाम पे जमीन है या जो भूमि है, जो कमरे हैं, उसका मालिक का होना अनिवार्य है, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है। आवेदन प्राप्त होने के 7 कार्य दिवस के भीतर अस्थायी पंजीकरण जारी किया जाएगा, और निरीक्षण के बाद 3 माह के भीतर स्थायी पंजीकरण प्रदान किया जाएगा। यानी कि आवेदन कर दो, 7 दिन के भीतर तो आपका अस्थायी पंजीकरण बन जाएगा, और 3 महीने के बाद में आपका बन जाएगा स्थायी पंजीकरण। उसके बाद में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। और जो स्थायी पंजीकरण बनेगा उसकी वैधता जो है वो 2 साल तक रहेगी, यानी कि 2 साल तक वो वैध रहेगा। उसके बाद में नवीनीकरण करवाना पड़ेगा। निर्धारित समय में प्रमाण पत्र जारी नहीं होने पर आवेदन स्वतः पंजीकृत माना जाएगा। योजना के तहत होमस्टे को सिल्वर और गोल्ड श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। सिल्वर श्रेणी का पंजीकरण है 1000 रुपए, और गोल्ड श्रेणी का पंजीकरण शुल्क है 2000 रुपए। गोल्ड श्रेणी में एसी, हीटिंग, इंटरनेट, उन्नत फर्निशिंग, स्मोक डिटेक्टर और सुरक्षा सुविधाओं को प्राथमिकता दी गई है। प्रत्येक किराए के कमरे में अटैच बाथरूम, शौचालय, जल एवं विद्युत आपूर्ति, वेंटिलेशन, स्वच्छता और अग्नि सुरक्षा अनिवार्य है। विदेशी पर्यटकों की सूचना संबंधित प्राधिकरण को देना अनिवार्य है। अगर कोई विदेशी आएगा तो उनकी सूचना तो पहले देनी पड़ेगी। अतिथि पंजिका का रिकॉर्ड कम से कम 7 वर्ष तक सुरक्षित रखना होगा, यानी कि 7 साल तक आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि आज से 5 साल पहले किस दिन कौन आया था। राजस्थान सरकार के कृषि विभाग और कृषि विभाग ने छोटे एवं सीमांत किसानों को कम किराए पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता किया है? कौन सी एक कंपनी? और कंपनी की अगर हम बात करें तो नाम आता है टेफे जेफॉर्म सर्विसेज। टेफे जेफॉर्म सर्विसेज, और ये कंपनी है जिसके तहत राजस्थान सरकार के कृषि विभाग ने हमारे राजस्थान के छोटे सीमांत किसानों को कम किराए पर, यानी कि कम पैसों पर किराए पर यंत्र उपकरण उपलब्ध कराने के लिए एक समझौता हुआ है। कृषि विभाग राजस्थान और टेफे जेफॉर्म सर्विसेज के बीच पंत कृषि भवन के सभा कक्षा में एमओयू हुआ है, यानी समझौता हुआ है। इस समझौते का उद्देश्य है राजस्थान में कृषि यंत्रीकरण को मजबूत करना और विशेष रूप से लघु एवं सीमांत किसानों को आधुनिक कृषि मशीनरी उपलब्ध कराना। जेफॉर्म सर्विसेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को बिना किसी अतिरिक्त सेवा शुल्क के ट्रैक्टर एवं कृषि उपकरण किराए पर उपलब्ध कराए जाएंगे। जेफॉर्म प्लेटफॉर्म को राज किसान साथी पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा। एक पोर्टल है राज किसान साथी पोर्टल, उसके साथ एकीकृत किया जाएगा। भूमि तैयारी, बुआई, कटाई, पोस्ट हार्वेस्टिंग सहित फसल चक्र के सभी चरणों में कृषि यंत्रण को बढ़ावा दिया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म पर किसानों, कस्टम हायरिंग सेंटर, ट्रैक्टर मालिकों और किसान उत्पादक संगठनों को भी जोड़ा जाएगा।
कस्टम हायरिंग सेंटर का उद्देश्य किसानों को महंगे एवं आधुनिक कृषि यंत्र आवश्यकता अनुसार किराए पर उपलब्ध कराना है। सीएचसी के माध्यम से किसानों की कृषि लागत कम करने, समय पर कृषि कार्य कराने, उत्पादकता एवं आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। पूर्व में पूछा गया प्रश्न, कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर ने सौंद और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ 5 वर्षीय समझौता ज्ञापन किया है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। और क्वेश्चन 4U के तहत आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है। 17 जुलाई 2026 को जोधपुर के नए पुलिस कमिश्नर के रूप में किस आईपीएस अधिकारी ने कार्यभार संभाला है? इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको मेन कमेंट बॉक्स में। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, अच्छा सा एक कमेंट और व्हाट्सएप स्टेटस लगाकर आपके साथी जो पढ़ने वाले हैं उन तक क्लास जरूर पहुंचा दें। सीईटी 10+2 मात्र 699 रुपए के अंतर्गत आपको कोर्स मिल रहा है और ग्रेजुएशन मात्र 899 रुपए में, और सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन एमसीक्यू बैच जो है वो मात्र 399 रुपए में। तो आज ही डाउनलोड करें संकल्प ऐप, और संकल्प ऐप को डाउनलोड करके आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप 8694972121 पर कॉल कर सकते हैं। लाइव कोर्स के साथ रिकॉर्डेड कोर्स फ्री रहेगा, रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड, और इसके साथ बुक सेट भी है, एमसीक्यू बैच भी है। ठीक है, प्री और मेंस की तैयारी के लिए आज ही आप जुड़े संकल्प कोचिंग से। और ईओआरओ फर्स्ट पेपर जीके का जो 2 जुलाई से शुरू हुआ था, 1199 रुपए इसकी फीस है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका ऑफलाइन बैच भी जो है वो शुरू होने जा रहा है। 98,750 75725 पर आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल इसी समय नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।